लेक्चर 22 क्या जिया से होगी रेहान की शादी। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माई पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माई पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड 22 अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माई पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। ईशा की नज़र सिर्फ अपनी माँ को ढूंढ रही थी, क्योंकि वह अभी तक खाना खाने नीचे नहीं आई थी। तभी उसने हल्की दबी हुई आवाज में नाज बेगम से कहा, मामी जान व अम्मी जान अभी तक। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती कि तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, किसी के रोने की तो किसी के चीखने और चिल्लाने की। तभी दादा जान थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोले, ये शोर कैसा, क्या हो रहा है बाहर। और इससे पहले वह आगे कुछ कहते हैं तभी पप्पू भैया भागते हुए आते हैं और घबराए हुए बोले, बड़े मालिक गजब हो गया, वह शबनम मैडम। शबनम मैडम क्या हुआ शबनम को, सब ठीक तो है, कहकर दादा जान घबराते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अब सभी लोग भी अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। अब पप्पू भाई घबराते हुए बोले, वह शबनम मैडम ऊपर टेरेस पर। वॉच टेरेस पर। अब दादा जान और घर के सभी लोग परेशान होकर बाहर की तरफ भागे तो सब बाहर का नज़ारा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि शबनम बेगम टेरेस पर चढ़ी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी कि तभी अपनी बेटी के पागलपन को देख दादा जान परेशान होते हुए बोले, शबनम ये तुम क्या कर रही हो, ऊपर जल्दी नीचे आओ, पागल हो क्या, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। चोट ही तो लगी है बाबा जान, हमारी इज्जत पर, हमारी परवरिश पर, और अब तो इसका खत्म होने का वक्त आ गया है। बाबा जान जान से पहले हम आपको आखिरी सलाम करते हैं, क्योंकि अब आपकी यह बेटी दुनिया को अलविदा कहने वाली है। भूल चुका हुई हो तो माफ कीजिएगा, बास सी नज़र है हमारी। इतना कहकर शबनम बेगम कूदने को हुई जब बाबा जान उसे रोकते हुए बोले, अरे शबनम ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ, हमारी बात सुनो। अब कहने सुनने के लिए क्या बचा है बाबा जान, कुछ भी तो नहीं, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, इस कल मुही ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे हम तो कहते हैं जिया बेटा तू भी हमारे साथ, आज हम दोनों एक साथ तुम्हारे अब्बा हुजूर के पास चलते हैं, क्योंकि अब ये दुनिया हमारे लायक नहीं रही। इस नालायक ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली इस 2 टके के आदमी से शादी करके। लेकिन अब तेरा क्या होगा, अब तो कोई भी शरीफ खानदान का लड़का तेरा हाथ नहीं थामेगा। हमारे तो शौहर भी नहीं है और खुदा ने एक बेटा भी नहीं दिया जो हमारे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल रखें। आज तक 2 बेटियां होने का गम हमने कभी नहीं मनाया, खुदा का दिया हुआ तोहफा समझकर हने रख लिया। सोचा था अपने मरहूम शौहर की आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे और रेहान जैसे काबिल लड़के को अपना दामाद बनाएंगे, फिर चैन से कब्र में आराम करेंगे। लेकिन सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। अब हम ऊपर जाकर भी अपने शौहर को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे कि हम उनकी एक आखिरी मुराद भी पूरी नहीं कर पाए। और यह सब कुछ हुआ किसकी वजह से, सिर्फ इस घटिया लड़की की वजह से। जिया मेरी बच्ची तुम भी ऊपर आ ही जाओ, अब हमें नहीं जीना हमें। हम अभी और इसी वक्त यहाँ से खुद कर अपनी जान दे देंगे। बुआ जान बुरी तरह रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रही थी, तो वही ईशा ये सब देखकर रोने लगती है। अम्मी जान प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अम्मी जान हमें माफ़ कर दीजिए। वही विहान जो कि अपनी आंखें फाड़े या खूबसूरत नज़ारा देख रहा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए धीरे से बोल, वाओ क्या सीन देखने को मिला है, हाय लगता है आज बरसों से दिल की मुराद पूरी होने वाली है। फाइनली खुद अपने हमारी दुआ कबूल की धरती से 1 कुंटल का बोझ कम होने वाला है। खुद प्लीज़ अब अपने प्लान को वापस लेने की कोशिश मत करना, बल्कि इसे जल्दी एग्जीक्यूट कीजिए। हाय वादा करते हैं दरगाह में जाकर पूरे 5 चादर चढ़ाएंगे, और हम जैसे गरीब दुखी मासूम बच्चों की आपको दुआ मिलेगी वह अलग। प्लीज़ खुद प्लीज़ अपने फरिश्तों को, फिर बात संभाल कर सोचते हुए, ओहो वैसे ये तो बड़ा मुश्किल है, उनके लिए तो शैतान ही भेजेंगे आप, पर जो भी भेजना है प्लीज़ जल्दी भेज दीजिए। अब तो वेट नहीं हो रहा, हम अभी क्लब में पार्टी की बुकिंग कर लेते हैं। चलेगी पार्टी सारी नाइट, चलेगी पार्टी सारी नाइट, कहते हुए बिहान के दिल में लड्डू फूट रहे थे।
कि तभी चाहत हल्के से नाखून चबाते हुए विहान से बोली, अरे विहान भाईजान, ये बुआ जान इतना टाइम क्यों ले रही है कूदने में? जल्दी से कूद जाए ना। खाला जान कहती है नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें किसी ने पीछे से क्रेन से पकड़ रखा हो? हम देख कर आए क्या? मौका मिलते ही उन्हें पीछे से जाकर धक्का दे देंगे। कैसा लगा आइडिया? विहान ड्रामा करते हुए अपनी आंखों के झूठे आंसू को साफ करते हुए बोला, बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? वैसे आइडिया तो तेरा मस्त है, लेकिन फिर तुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी ना छोटी चुहिया। फिर मेरा तेरे बिना दिल नहीं लगेगा रे। चाहत प्राउडली कहते हुए, हमें कुछ नहीं होगा, सुपर हीरो है ना हमें बचाने किए। अच्छा जी फिर ठीक है, जा दे धक्का। और दोनों मुंह पर हाथ रख हंसने लगते हैं। वहीं नाज बेगम उन दोनों की बातें सुनकर उन्हें आंखें दिखकर मुंह बनाते हुए दोनों के कान पकड़कर, अरे कुछ तो शर्म करो बेशर्म, ऐसी सिचुएशन पर भी कोई हंसता है क्या? वह चाहे कैसी भी हो पर तुम्हारी बुआ जान है, ख्याल रखना। या खुद कहीं वह गुस्से में आकर कुछ कर ना ले, हमें तो बड़ा डर लग रहा है। कहकर नाज़ाज बेगम थोड़ी परेशान लग रही थी और उनकी बात को सुन विहान और चाहत का मुंह बन गया। मदर टेरेसा हुए है, दोनों ने एक साथ कहा और अब आसमान की तरफ देखने लगे जहां ऊपर बिल्डिंग पर बुआ जान खड़ी थी। तभी दादा जान गुस्से से मुंह बनाते हुए, शबनम ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, चुपचाप ये शादी हो गई है और हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। देखो नीचे आ जाओ वरना। नहीं बाबा जान, अब हम बेइज्जती का ये घूंट पीकर जी नहीं सकते, लेकिन आप हमारे बाबा जान हैं इसलिए अपनी आखिरी ख्वाहिश कह रहे हैं। आपने हमारे मरहूम शौहर को जुबान दी थी कि हमारी बेटी की शादी रेहान से होगी, और अब तो हमारे जिया का हाथ कोई थामना भी नहीं चाहेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से वापस जिंदा लौट जाए तो आपको हमें वादा करना होगा कि आप हमारे जिया की शादी रेहान से करेंगे। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना हम। और बुआ जान की ख्वाहिश को सुनते ही विहान और चाहत का मुंह खुला का खुला रह गया। जाने अनजाने चाहत के मुंह से निकला, तेरी माँ की आंख। विहान व्हाट द एफ के। लेकिन अगले ही पल उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक दूसरे के मुंह पर हाथ रख दिया। तभी नाज बेगम दोबारा घूरकर उन दोनों को देखती हैं। बस यही बाकी रह गया था, यही सीखने जा रहे हो ना तुम दोनों? स्कूल और कॉलेज तुम्हें तो हम बाद में देखते हैं। अपनी माँ की धमकी को सुनकर विहान और चाहत पसीने से लथपथ होने लगे थे। तभी दादा जान हैरानी से, व्हाट शबनम, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये क्या बोल रही हो तुम? जिया अभी छोटी है और वाह, रेहान नहीं मानेगा इस शादी के लिए। रेहान का क्या है बाबा जान, आप मान जाएंगे तो वह भी मान ही जाएगा क्योंकि वह आपकी बात को टाल नहीं सकता। लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? आप चाहते हैं कि हम जिए या नहीं? भूलिए मत बाबा जान, आपने हमारे शौहर को जुबान दी थी। अगर आप नहीं माने हम यहाँ से कूद जाएंगे। हाँ हम बता रहे हैं। और वो आगे की तरफ झुकने लगती है। तभी जिया दिल ही दिल में खुश होते हुए, वाह अम्मी जान, क्या दाव खेला है आपने, मान गए आप तो सचमुच बहुत तेज हैं। अब तो दादा जान तो क्या, रेहान भी किसी भी कीमत पर मन नहीं कर पाएंगे और अब हमें हमारे प्लेन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी दादा जान कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम बात करके देखते हैं रेहान से। अब तुम नीचे आओ और ये ड्रामा बंद करो। नहीं, पहले आप हमें वादा कीजिए कि आप हमारी बात मानेंगे, वरना हम नहीं उतरने वाले। अब तो यहाँ से उतरेगी हमारी लाश। इतना कहकर हुआ जान जोर जोर से रोने लगी और अब दादा जान के पास कोई रास्ता नहीं था। वह अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए एक गहरी सांस लेकर बोले, अच्छा ठीक है, हम वादा करते हैं, अब तो नीचे आ जाओ। और यह सुनते ही बुआ जान के होठों पर एक जीत भरी मुस्कान थी। ठीक है बाबा जान, आप कहते हैं तो हम आते हैं, लेकिन आप अपना वादा भूलना नहीं। इतना कहकर वहां वापस से उतरने लगी और वही चाहत और विहान अपना माथा पीटते हुए बोले, हो गया सत्यानाश। अब तो लगता है कि इस बिल्डिंग से बुआ जान के नहीं बल्कि रेहान भाई जान की लाश निकलेगी। ये सुन नाज बेगम मुंह बनाते हुए, अरे शुभ शुभ बोल निकम्मो, बहुत जुबान चलने लगी है तुम लोगों की। तुम लोगों को अब साथ में रहना ही नहीं चाहिए।
नाज बेगम की गुस्से भरी आवाज को सुन रेहान मुंह बनाते हुए बोला, अब हमारे शुभ शुभ बोलने से क्या होगा अम्मी जान, अब तो अब शगुन हो ही चुका है। आपको लगता है कि उसे नक्चरी जिया से शादी करके रेहान भाई जान कभी खुश रह सकते हैं? अरे माना कि वह थोड़े खड़स है पर भाई है हमारे। हमसे पूछो तो हम उन्हें यही सजेशन देंगे कि अब वो एफिल टावर पर चढ़कर ही सुसाइड करें, या फिर जहर खाकर खुद को आग लगाकर कब्र में जाकर सो जाएं, ताकि उनके जीने की कोई उम्मीद ना बचे, वरना वह चुड़ैल जिया। और इससे पहले रेहान आगे कुछ कहता, तभी पीछे खड़ी जिया कमर पर हाथ रख दोनों पर चिल्लाकर, ओ जस्ट शट अप, लो आ गई चुड़ैल भागो। इतना कहकर चाहत और बेहान एक दूसरे का हाथ पकड़कर सर पर पैर रखकर भागे। वहीं रेहान ऑफिस में अपने काम में बिजी था। वो न्यू प्रोजेक्ट के लिए अपने टीम मेंबर को असिस्ट कर रहा था। तभी मोबाइल टोन से रेहान का ध्यान मोबाइल पर जाता है, जिस नंबर को देख उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने अपनी कॉल रिसीव की। सामने से बात सुन उसके चेहरे की एक्सप्रेशन डार्क हो गए और हाथों की मुट्ठियां कस गई। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त दादा जान परेशान होकर अपने कमरे में टहल रहे थे और माथे पर परेशानी की लकीरों को संभालते हुए बोले, हमने शबनम को जुबान तो दे दी, लेकिन अब रेहान को कैसे मनाएंगे? ये तो वो बड़ी मुश्किल से ईशा से शादी करने के लिए राजी हुए थे और अब ये नहीं प्रॉब्लम। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो हमें बात तो करनी होगी, हम अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते। दादा जान अभी परेशान थे जब उनके कमरे का दरवाजा खुला और सामने खड़े शख्स को देख दादा जान, अच्छा हुआ तुम आ गए रेहान, बैठो, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। आपकी जरूरी बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं दादा जान, पर माफ कीजिएगा इस बार हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हमें तो पहले ही शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपकी जीत के आगे हमें झुकना पड़ा। लेकिन अब बार बार नहीं दादा जान, आखिर हमारी भी जिंदगी है, हम ऐसे ही किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकते हैं। और जिया वह तो हमारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम अपनी लाइफ में किसी भी फालतू इंसान को जगह नहीं देंगे और यह हमारा आखिरी फैसला है। इतना कहकर रेहान कमरे से बाहर जाने लगा जब दादा जान उसे पीछे से आवाज देते हुए बोले, रेहान समझने की कोशिश कीजिए, हमने उन्हें जुबान दी है। जुबान आपने दी है दादा जान, हमने नहीं। और आपकी जुबान के लिए हम खुद को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जिया से शादी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। तो ठीक है रेहान, अगर यह आपका आखिरी फैसला है तो हमारा भी फैसला सुन लीजिए। हम आपको छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे, इतना कि आप हमें कभी दोबारा। दादा जान यह आपने क्या कह दिया? कहते हुए रेहान झटके से घूरते हुए उनकी तरफ चिल्लाता है और अब अपनी आंखें बंद कर हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन हमें कुछ सालों का वक्त चाहिए, क्योंकि फिलहाल हम इसके लिए रेडी नहीं है। आपको जितना वक्त लेना है ले लीजिए रेहान। दादा जान आगे कुछ कहने ही वाले थे जब रेहान उनकी कोई बात सुने बिना ही तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और अगले ही पल उसकी नज़र नीचे हॉल में खेल रहे चाहत और रेहान पर गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को जीभ दिखाकर मारते हुए भाग रहे थे और उन दोनों को इस तरह देख रेहान का पारा गुस्से से हाई हो गया। वह अचानक की चाहत पर चिल्लाकर बोला, क्या हो रहा है वहाँ? ये इंसानों का घर है, चिड़ियाघर नहीं जो इस तरह से तमाशा लगा रखा है। रात हो चुकी है, सोने का होश भी नहीं है तुम लोगों को। लिटिल रैबिट, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले से कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो रही हो? चुपचाप अभी के अभी अपने कमरे में जाओ वरना। और रेहान की गुस्से भरी आवाज को सुन चाहत अपनी नज़र उठाकर रेहान की तरफ देखती है। उसकी गुस्से भरी लाल निगाहों को देख चाहत की आंखों में खौफ उतर आया। उसके तो मानो तोते ही उड़ गए थे। तो वही बेहान भी घबराकर तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। अब चाहत अपने सर पर पैर रखकर वहां से भागी और अगले दिन दादा जान जिया और रेहान की शादी की अनाउंसमेंट करते हैं। वो उन दोनों को मंगेतर घोषित कर चुके थे, जिसके बाद जिया के पैर ही जमीन पर नहीं रख रहे थे और शबनम बेगम को भी अपनी चाल पर गर्व हो रहा था। हालांकि यह इंसानों का फैसला था, तकदीर का फैसला क्या था ये तो वक्त ही बताने वाला था। 6 साल बाद तो दोस्तों अब दिल थाम कर बैठी है, क्योंकि अगला चैप्टर होने
वाला है काफी इंटरेस्टिंग। आप लोगों को मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब। तो क्या रेहान शादी कर लेगा जिया से? और क्या शबनम बेगम अपनी चाल में कामयाब होगी? क्या बदतमीज जिया बनेगी रेहान की दुल्हन, या किस्मत को है कुछ और मंजूर? जानने के लिए बने रहिए कहानी में। दोस्तों, ये कहानी मेरी पहली कहानी माय ऑब्सेस्ड माफिया का सीजन 2 है। अगर आप फर्स्ट सीजन देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर या मेरी लाइब्रेरी में आपको ये कहानी मिल जाएगी, जो आपको इस कहानी को समझने में मदद करेगी। लेकिन अगर आप इसे नहीं पढ़ना चाहते देन चिल गाइस, कोई टेंशन नहीं है। मैं ये कहानी इतने अच्छे से लिखूंगी कि आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। 6 साल बाद धड़कता हुआ दिल। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैम्पॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माय पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माय पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड 23 अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माय पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। चाहत अपनी नज़र उठाकर रेहान की तरफ देखती है। उसकी गुस्से भरी लाल निगाहों को देख चाहत की आंखों में खौफ उतर आया। उसके तो मानो तोते ही उड़ गए थे। तो वही बेहान भी घबराकर तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। अब चाहत अपने सर पर पैर रखकर वहां से भागी। और अगले दिन दादा जान जिया और रेहान की शादी की अनाउंसमेंट करते हैं। वो उन दोनों को मंगेतर घोषित कर चुके थे, जिसके बाद जिया के पैर ही जमीन पर नहीं रख रहे थे और शबनम बेगम को भी अपनी चाल पर गर्व हो रहा था। हालांकि यह इंसानों का फैसला था, तकदीर का फैसला क्या था ये तो वक्त ही बताने वाला था। 6 साल बाद अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, एक बहुत ही बड़ी शीशे की आलीशान इमारत, जहां एक बेसमेंट में एक आदमी की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी, जहां उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। वही उसके सामने एक लड़का, जिसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन, काले बाल जो आंखों तक आ रहे थे, जिन्हें उसने जेल से सेट किया हुआ था, आंखों पर ब्लैक शेड, नीली आंखें जो गुस्से से लाल हो रही थी और गले में चमक रहा एक गोल्ड पेंडेंट जिस पर एक अजीब से सितारे की आकृति बनी हुई थी, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। वहाँ का माहौल बहुत ही कोल्ड और खतरनाक लग रहा था। उस लड़के की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उसका ऑरा और भी ज्यादा डार्क और खतरनाक लग रहा था। उसके हाथ में एक खंजर था, जिसमें से लगातार खून टपक रहा था और उसके सामने एक आदमी जो बुरी तरह घायल, दर्द से तड़प रहा था। उस आदमी का हाथ कटा हुआ था। वो आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी कंडीशन काफी दयनीय थी। वो कमरा पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था। सिर्फ येलो कलर की हल्की सी रोशनी उस कमरे में दिख रही थी। वो इंसान रोते हुए, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसे की लालच में आ गया था। मैं अब ये गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। प्लीज़, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर दया कीजिए। और यह सुन सामने बैठे इंसान के होठों के किनारे मुड़ गए। वह अपनी काफ़ी कोल्ड और हस्की के वॉइस में बोला, छू छू, तुम्हें पता है मेरी डिक्शनरी में गलती वर्ड की कोई जगह नहीं है। चंद पैसे की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया और अब मुझसे पास माफ़ी की उम्मीद रख रहे हो। हाँ 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 हाँ, बेवकूफ़ इंसान। तुम्हें पैसा और पावर चाहिए था ना, और इस कुर्सी पर बैठना था। चलो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ। इतना कहकर उस इंसान ने, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होगी, अपने पीछे खड़े शख्स को बिना देखे अपने एक उंगली के इशारे से कुछ ऑर्डर दिया, जिसे समझते ही सामने रखी एक खूबसूरत और आलीशान कुर्सी पर से एक काला कपड़ा। और अगले ही पल सामने का नज़ारा देख दर्द से घायल आदमी की आंखें फैल गई, क्योंकि वह कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं बल्कि किलो से लगी हुई एक खतरनाक जानलेवा कुर्सी थी। उसे देखकर ही उस आदमी की सांस रुक गई और वह घबराकर अपना सर जल्दी से ना में हिलने लगा। नहीं नहीं सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, या फिर मुझे गन से शूट कर दीजिए, लेकिन ये चेयर नहीं प्लीज़ सर। वह आदमी दर्द और घबराहट से अब मौत की भीख मांग रहा था, लेकिन उसके सामने बैठा लड़का जोर जोर से हंसने लगा। और अगले ही पल उसे आदमी की दर्दनाक चीखें एक बार फिर उस पूरे बिल्डिंग में गूंज उठी। आसपास खौफनाक दर्द भरी आवाज़ गूंज रही थी। तो वही वह आदमी लोहे की किलो से बनी कुर्सी पर दर्द से तड़प रहा था, जिसके कारण वकील हर एक सेकंड उसके बदन से आर पार हो रही थी। और कुछ ही देर में वह दर्दनाक चीखें शांत हो चुकी थी और पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया।
वहां अब अजीब सी खामोशी थी तो वही सामने बैठा लड़का बड़े ही स्टाइल से अपने दांतों के बीच एक शिगार दबाता है, और तभी लगभग 25 साल का लड़का जल्दी से आगे जाकर लाइटर से उसके सिगार को जलाता है। इसके बाद वह आदमी सिगार की कश लेते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, क्लीन दैट ब्लडी मेस, और इसने जिसके पास भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है उसे ऊपर पहुंचाने की तैयारी करो। इतना कहकर वह लड़का तेज कदमों के साथ बिल्डिंग से बाहर चला गया और अगले ही पल वह अपनी गाड़ी में बैठा। उसके गाड़ी महज कुछ सेकंड दूर ही गई होगी जब वो बिल्डिंग एक तेज ब्लास्ट के साथ मिट्टी में मिल चुकी थी, जिसके आवाज भर से उस आदमी के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। सॉरी डेविल बट इफ यू आर बैड देन कॉल मी डैड। उस लड़के ने ये शब्द कहे ही थे जब उसका मोबाइल फोन रिंग करता है और फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को दे उसने जैसे ही कॉल को रिसीव किया सामने वाले की बात सुन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। आई एम कमिंग इंडिया। वही दूसरी तरफ इंडिया में खूबसूरत और सुहाना मौसम, मानो कुछ ही देर में बारिश होने वाली हो। एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी, जो अपने बदन पर वाइट लखनवी सूट सर पर दुपट्टा लिए दरगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रही थी। या खुदा हमारे शौहर को खूब तरक्की अता करना, उनकी हिफाजत करना। अगली बार हम अपने शौहर के साथ यहाँ आएंगे और ये हरा धागा हम यहाँ बांध रहे हैं इसे साथ में आकर खोलेंगे। इतना कहकर वह लड़की अपने चेहरे को हाथों में थामती है और धीरे से अपना दुपट्टा संभालते हुए उठकर दरगाह से बाहर आई, जहाँ वह गरीबों में खाना बांटने लगती है। तो वो लोग खुश होकर उसे दुआ देते हैं, खुश रहो बेटी। तो वो कहती है, आप मुझे नहीं मेरे शौहर के लिए दुआ कीजिएगा बाबा कि वो अपने बिजनेस में तरक्की करे और उन पर कोई भी मुसीबत ना आए। हाँ बेटी, आप बहुत अच्छी हो, इतने टाइम से हमारी सेवा कर रही हो, हमें खाना दे रही हो, तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी, आमीन। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई कि तभी उसे लड़की को किसी ने पीछे से आवाज दिया, चाहत और कितना वक्त लगेगा, जल्दी आओ ना, हमें देर हो रही है। और यह आवाज सुनते ही चाहत में पीछे पलट कर देखा तो सड़क के दूसरी तरफ गाड़ी में एक लड़की उसे हाथ हिलाते हुए अपनी तरफ बुला रही थी। अरे हाँ हाँ, हम आ रहे हैं अन्या, बाबा हम चलते हैं, इजाजत दीजिएगा। इतना कहकर चाहत तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागी और जैसे ही सड़क पार करने वाली थी कि तभी अचानक ही सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी उससे टकराने ही वाली थी, जिसे देख चाहत घबराकर तुरंत अपनी आंखें बंद कर सुपर हीरो। चाहत का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और चेहरे को हाथों में थाम सड़क पर खड़ी थी, लेकिन जब कुछ देर तक उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी आंखों से हाथ हटाया तो अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि वह एक बार फिर दरगाह के सामने खड़ी थी। उसने घबराकर अपनी नज़र इधर उधर करके देखा तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। कुछ पल तक तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए वह अपने सर पर टपली मारते हुए बोली, उफ़, लगता है फिर से खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, हम भी ना, सच लगता है पागल ही हो गए हैं। इतना कहकर वह अपना सर झटकती है और आराम से सड़क पार कर गाड़ी में जाकर बैठ गई, जहां गाड़ी में पहले से ही एक लड़की जिसने अपने बदन पर पहले ग्रीन कलर प्लाजो सूट और दुपट्टा पहन रखा था, खुले लंबे रेशमी बाल जो 2 पार्ट में डिवाइड थे और आगे तक झूल रहे थे। ये लड़की दिखने में बड़ी ही प्यारी है और खूबसूरत थी। इसकी उम्र लगभग चाहत की ही तरह 18 साल के आसपास होगी। वह लड़की गाड़ी में बैठे बैठे मजे से केले खा रही थी और चाहत को आता हुआ देख मुंह बनाकर बोली, आ गई तुम, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। 1 घंटे का बोलकर गई थी और पूरे 2 घंटे होने को आ गए। तुम्हें पता है तुम्हारा इंतजार करते करते हम कितना बोर हो रहे थे। इतना कहकर वह लड़की मासूम सा चेहरा बना लेती है और उसकी बात को सुन चाहत ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, अच्छा जी, बोर, और वह भी तुम्हें केले खाने से फुर्सत मिले तब जाकर तुम हमारे बारे में सोचोगी ना। खुद तो दरगाह में आना नहीं है क्योंकि खाने के अलावा तुम्हारा किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता और कहती हो कि इंतजार कर रही थी। बड़ी आई, चलो घर। चाहत की बात सुन ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो वही उसकी बगल वाली लड़की मुंह बनाते हुए केले का छिलका साइड में फेंकते हुए बोली,
अरे अब हमने क्या किया? चाहत, तुम्हें मालूम है ना अन्या को खाना कितना पसंद है, इसलिए तुम हमारे खाने पर नजर मत लगाओ, क्योंकि कोई हमारे खाने को लेकर हमें टोके हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ अरे हाँ हाँ, जानते हैं भुक्कड़ कहीं की, इससे तो बस खाना खिला लो और बातें करवा लो, कहकर चाहत में मुंह बना लिया। अब थोड़ी ही देर में वह लोग घर पहुंच चुके थे जहां नाज बेगम लोन में बैठकर चाय पी रही थी। तभी चाहत पीछे से आकर नाज बेगम के गले लग जाती है। नाज खाला देखो हम आ गए। नाज खाला स्माइल करते हुए आ गई, बेटा दरगाह से हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, और बताइए सब कुछ ठीक से तो हो गया ना? मन्नत की चादर और गरीबों में खाना, वह सब? हाँ हाँ खाला आप फिक्र ना करें, हमने सब संभाल लिया था। और हमने भी, कहते हुए आन्या अपने हाथों में कुछ ऑरेंज के पैकेट लिए आ रही थी और उसे देख चाहत ने मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ इसने भी सब संभाल लिया था केलों को, और अब संतरे भी संभल ही लगी अपने पेट में। और चाहत की बात को सुनते ही नाज बेगम जोरों से हंसने लगी। उन्हें हंसते हुए देखकर आन्या का मुंह बन गया। चाहत, गंदी लड़की, तुम फिर से हमारे खाने का मजाक उड़ा रही हो, और खाला जान आप भी जाओ, हम आप दोनों से बात नहीं करेंगे। हाँ इतना कहकर आन्या मुंह बनाते हुए वहां से चली गई, और उसे जाता हुआ देखना नाज बेगम उसे पीछे से आवाज देते हुए, अरे आन्या बेटा सुनो, तो हम तो मजाक रहने दीजिए खाला जान, आप तो जानती हैं ना उसका गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह होता है, जैसे ही उठता है वैसे ही बैठ भी जाता है, बस एक चॉकलेट या खाने का कोई आइटम पकड़ा दो, हम उसे संभाल लेंगे, आप तो पहले ये दरगाह का धागा लीजिए। ये सुनते ही नाज बेगम मुस्कुराकर अपने हाथ बढ़ा देती हैं। तभी जिया, जो कि चाहत और नाज बेगम की बात सुन चुकी थी, मुंह बनाते हुए बोली, जितनी दुआ करनी है कर लो, दरगाह जाओ सदका करो, बट रेहान तुम्हें नहीं मिलेगा, याद रखना उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खुद को उसकी बीवी समझने की हिमाकत मत करना, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा ये भ्रम टूटने वाला है, वो आते ही तुम्हें डाइवोर्स देगा, समझी? और ये बोलकर चाहत को एंग्री लुक देकर जिया वहां से चली जाती है। और जिया की बात को सुन चाहत का चेहरा मायूस हो गया, उसकी आंखों में नमी आने लगी थी जब उसने धीरे से अपनी नज़र उठाकर नाज बेगम से पूछा, नाज खाला क्या ये सच है? क्या सुपर हीरो हमें डाइवोर्स दे देंगे? क्या सचमुच हमारे जैसी लड़कियां उन्हें पसंद नहीं है? चाहत की बात को सुन नाज बेगम के माथे पर परेशानी की लकीरें आ गई, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए चाहत के चेहरे को हाथों में थाम बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा रेहान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ, क्योंकि उनका तो काम है कहना, और रेहान भला तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, तुम तो उनकी प्यारी लिटिल रैबिट हो ना। तो अब रोना नहीं, जाओ जल्दी फ्रेश होकर आओ, फिर हम साथ में बैठकर चाय पियेंगे, ठीक है? तो चाहत स्माइल करती हुई चली जाती है और वह अपने कमरे की तरफ चली गई। तो वही उसके जाने के बाद नाज बेगम ऊपर देखते हुए, या खुदा हमें नहीं पता इस बच्ची की किस्मत में क्या लिखा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि तू पत्थर दिल तो नहीं है, तू उस मासूम के दिल से खिलवाड़ नहीं करेगा। रेहान के दिल में चाहे जो भी हो, लेकिन किस्मत ने उन दोनों का रिश्ता जोड़ा है, तो प्लीज इस रिश्ते को अटूट ही रखना। चाहत बहुत अच्छी बच्ची है, उस पर अपना करम बनाए रखो, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है, प्लीज हमारे भरोसे को टूटने मत देना। इतना कहकर नाज बेगम एक गहरी सांस लेती है। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी दादा जान खाना खाते हुए हमेशा की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन बोले, हमें आप सबको कुछ बताना है, रेहान की कॉल आई थी, वह वापस आ रहे हैं, तो नाज बेगम रेहान का कमरा रेडी करवा दीजिए। जी बाबा, बाबा जान हम करा देंगे। और यह सुनते ही कि रेहान आ रहा है, बुआ जान का मुंह चमक उठा। क्या रेहान आ रहा है, लेकिन कब? कुछ कंफर्म तो नहीं है, शायद कल या परसों, ठीक से कुछ बताया नहीं, पर हम चाहते हैं कि पुरानी बातों को न दोहराया जाए, खासतौर से शबनम, हमें फिर से घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझ गई तुम? दादी जान की धमकी सुन बुआ जान का मुंह बन गया। तो वही हमारी चाहत के होठों पर एक मुस्कान तैर गई, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से संभाला।
उसका दिल खुशी से उछलने लगा और रेहान अपनी तिरछी नज़र से उसके चेहरे की खुशी को देख रहा था। चाहत मन ही मन इतना खुश हो रही थी कि उसका बस अगर चला तो वो अभी ही खुशी से डांस करना शुरू कर देती, लेकिन दादा जान और बुआ जान के कारण उसे अपनी खुशी छुपानी पड़ी। वही जिया के फेस पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। अब तो चाहत का वहां बैठना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह स्कूल होमवर्क का बहाना बनाकर जल्दी से अपनी जगह से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद किया और सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। अब उसके होठों की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जल्दी से दौड़कर बिस्तर पर पेट के बाल सो जाती है और एक तकिए को सीने से लगाकर उसमें अपना चेहरा छुपा लेती है कि तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ गई, जिसे सुनते ही उसने अपनी नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा तो बाहर बारिश हो रही थी। बारिश देखते तो कुछ चाहत की खुशी दुगनी हो चुकी थी और अब उसके पर खुद को नाचने से रोक नहीं पाए। वह झूमते गाते जल्दी से बालकनी की तरफ आई और बारिश में भीगते हुए अपने हाथों को आसमान में फैलाकर एक खूबसूरत सा गाना गाना शुरू कर देती है। कैसे पिया से मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है, आंखों को इंतजार है, दिल बेकरार है। दोस्तों, ये कहानी मेरी पहली कहानी माय ऑब्सेस्ड माफिया का सीज़न 2 है। अगर आप फर्स्ट सीज़न देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर या मेरी लाइब्रेरी में आपको ये कहानी मिल जाएगी, जो आपको इस कहानी को समझने में मदद करेगी। लेकिन अगर आप इसे नहीं पढ़ना चाहते देन चिल गाइस, कोई टेंशन नहीं है। मैं ये कहानी इतने अच्छे से लिखूंगी कि आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए अपना प्यार और साथ बनाए रखिए।